बीए पार्ट 1 यानी कि बीए प्रथम वर्ष वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। वही प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। चैप्टर नंबर 1 है। परीक्षा हॉल जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो देख के जाना। वीडियो नंबर 2 है, बाकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आपसे एक भी रुपए नहीं लिए जाते। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक अवश्य देखना यदि आप भी चाहते हो 100 स्कोर करना। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मैं 100% दावा के साथ बोल देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुके हैं और इस बार भी रिपीट होने की संभावना है। कैम्ब्रिज, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 है। बाकी क्वेश्चन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना वास्तविक आय का कुछ भाग क्या करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो रियल इनकम का कुछ भाग हम लोग जो है रुपए में रखना चाहते हैं। जैसे भारत में रुपए चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, तो इसी प्रकार हम भारत की बात कर रहे हैं। तो रियल इनकम को हम लोग रुपए में रखना चाहते हैं, ताकि मान के चलो कि कुछ समय के लिए हमारा सेलफोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, यानी कि मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, तो हम अपना वास्तविक यानी कि रियल इनकम को रुपए में जो रखे हैं वो कहीं ना कहीं उस समय काम आ जा सकता है और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। वो हमारा आवश्यकता क्या है, रिचार्ज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रुपए चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वास्तविक यानी कि रियल इनकम से बचा के कुछ रुपए रखते हैं ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही प्रश्न बनेंगे हूबहू, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इसके बारे में देख लीजिए। कैम्ब्रिज, जी हाँ, कैम्ब्रिज सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक आय से तात्पर्य क्या है। तो वास्तविक आय से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो वास्तविक आय से एक ही तात्पर्य क्या है, वस्तुओं तथा सेवाओं से है, ठीक है। वास्तविक आय जो है वो तात्पर्य रखते हैं वस्तुओं तथा सेवाओं से जिनका कोई व्यक्ति अपने श्रम के फलस्वरूप उपभोग करने का अधिकारी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग सब्जेक्टिव में समझेंगे, परंतु ऑब्जेक्टिव रखने वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप सब यहाँ पर कि प्रोफेसर किन्स, जी हाँ, प्रोफेसर किन्स ने नगद रूप में मुद्रा को रखने के कौन से विशेष कार्यों की चर्चा की है। प्रोफेसर किन्स ने नगद रूप में मुद्रा को यानी कि नगद रूप में मुद्रा को रखने के लिए कौन से विशेष कार्यों की चर्चा की है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों प्रोफेसर किन्स ने दैनिक कार्य में आने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए, मान के चलो दैनिक कार्य में आने के लिए, जैसे कि सब्जी क्या है, तो दैनिक कार्य में आने के लिए ये वस्तु है, ठीक है। दैनिक कार्य में आने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए हम मुद्रा को रखते हैं। इसके बाद आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि अचानक कोई आवश्यकता आ पड़ी या हमारी मान के चलो कि हमारी तबीयत खराब हो गई, तो ये आकस्मिक घटना होगी, तो इसमें जब तबीयत खराब हो गई तो हमको मेडिसिन के लिए रुपए चाहिए, तो इसलिए हम भविष्य को ये सब ध्यान को रखते हुए हम भविष्य में मुद्रा रखते हैं, रुपए रखते हैं। इसके बाद सट्टे की क्रियाओं से लाभ उठाने के उद्देश्य से, तो सट्टे की क्रिया ये भी है, परंतु इस पर हम उतना जोर नहीं देते हैं, परंतु ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कैम्ब्रिज समीकरणों में नगद राशि रखने की आवश्यकता को किस नाम से जाना जाता है। कैम्ब्रिज समीकरणों में नगद राशि रखने की आवश्यकता को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों मुद्रा की मांग, ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कैम्ब्रिज समीकरणों में नगद राशि रखने में जो मुद्रा की मांग को के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। फिशर के परिणाम, जी हाँ, फिशर के परिणाम सिद्धांत के समीकरण को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों व्यावसायिक शेष समीकरण, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। फिशर के परिणाम सिद्धांत के समीकरण को जो है व्यावसायिक शेष समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को या रट्टा मारना है, ठीक है, ताकि देखिए समझने की बात हम समझते हैं, समझना काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक है, परंतु ऑब्जेक्टिव को रट्टा मारना ही बेस्ट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें आप क्या समझोगे, वन लीनियर क्वेश्चन है, वन लीनियर समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु जहाँ तक हो सके हम समझाने का काम करेंगे
प्रोफेसर किन्स द्वारा प्रतिपादित समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? प्रोफेसर किन्स द्वारा प्रतिपादित समीकरण को हम किस नाम से भी जान सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जान सकते हैं वास्तविक शेष समीकरण से। प्रोफेसर किन्स द्वारा प्रतिपादित समीकरण को हम लोग वास्तविक शेष समीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखिएगा। किन्स के समीकरण, किन्स का एक समीकरण है जिसका नाम है P = n/k + r के डैश में अल्पकाल में मुद्रा की मांग को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं स्थिर माना है, क्योंकि स्थिर माना है। अल्पकाल में मुद्रा की मांग को हम लोग स्थिर माने हैं क्योंकि के जो है आर तथा के डैश स्थिर रहते हैं। के क्योंकि के आर तथा के डैश जो है स्थिर रहते हैं, एकदम विराम अवस्था में रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर मुद्रा की मांग को स्थिर माने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। किन्स के समीकरण, किन्स के समीकरण के अनुसार, किन्स के समीकरण के अनुसार यहाँ पर आपको आंसर बताना है प्यारे दोस्तों। काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाला है ये। तो किन्स के समीकरण के अनुसार मूल्य स्तर पर मुद्रा के वेग का ही प्रभाव पड़ता है। किन्स के समीकरण के अनुसार मूल स्तर पर मुद्रा के वेग का ही प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। फिशर तथा कैम्ब्रिज, फिशर तथा कैम्ब्रिज समीकरणों में आधारभूत अंतर क्या है? फिशर का भी एक समीकरण दिया हुआ था, ठीक है, वो इकोनॉमिकल। इसके बाद कैम्ब्रिज का भी इकोनॉमिकल एक समीकरण दिया हुआ था। तो दोनों के आधारभूत में क्या अंतर था, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखो, कैम्ब्रिज समीकरण अल्पकालीन है, यानी कि कैम्ब्रिज का जो समीकरण है वो अल्पकालीन है, कुछ समय के लिए, तथा मुद्रा के नियमित परिवर्तनों का कारण बताए गए हैं। वहीं बात कर ले फिशर का समीकरण दीर्घकालीन है, ठीक है, और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, यानी कि परिवर्तनों की ओर जो फिशर का समीकरण संकेत करता है। तो बात यहाँ समझने वाली है, फिशर का समीकरण परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, ठीक है। जब आपको दोनों के अंतर पूछ रहा है तो आप सीधा सा आंसर करोगे, फिशर का समीकरण जो है परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और ये दीर्घकालीन होता है। बात कर लेते हैं कैम्ब्रिज के समीकरण, तो ये अल्पकालीन होता है और मुद्रा के नियमित परिवर्तनों का कारण बताता है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में 100% बने। यदि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है तो वीडियो छोड़ के चले जाना, ठीक है, ज़्यादा मैं बोलता नहीं। किन्स का मुद्रा, जी हाँ, किन्स का मुद्रा परिणाम सिद्धांत किस पर आधारित है? किन्स का जो मुद्रा परिणाम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उपर्युक्त सभी तत्वों पर, आय पर, रोजगार पर, विनियोग या निवेश पर, दोनों, यानी कि सभी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किन्स का मुद्रा परिणाम सिद्धांत जो है वो आय पर आधारित है, रोजगार पर है, विनियोग या निवेश पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम लोग। मुद्रा, मुद्रा की आय का सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य है क्या? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। आय पर निर्भर करता है, मुद्रा की आय का सिद्धांत के अनुसार मुद्रा जो है आय पर निर्भर करता है, आय पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? मुद्रा का परिणाम, जी मुद्रा परिणाम सिद्धांत के शिकागो स्वरूप की व्याख्या की किसने की? मुद्रा परिणाम सिद्धांत के शिकागो स्वरूप की व्याख्या किसने करी, इसके बारे में बताना है। तो ये रहे हैं मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन महोदय ने मुद्रा परिणाम सिद्धांत के शिकागो स्वरूप की व्याख्या करी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ए रीस्टेटमेंट के लेखक कौन है? द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और रीस्टेटमेंट के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है मिल्टन फ्रीडमैन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मुद्रा का परिणाम, जी मुद्रा का परिमाण। वीडियो छोड़ के मत जाना यार, बोरिंग तो लगेगा परंतु ये सारे प्रश्न बनेंगे। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। ये विचार संबंधित है किससे? तो ये विचार जो है मिल्टन फ्रीडमैन से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद आपके मन में यदि कोई सवाल चल रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ यार। सभी समस्या का समाधान आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। कौन सा कथन इसमें सत्य है? आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो है ट्रू और फॉल्स की पहचान करनी है। तो प्यारे दोस्तों, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत
मुद्रा का मांग सिद्धांत है। ये तो बिल्कुल सही है यार, इसमें कोई शक तो मेरे को दिखता ही नहीं। मुद्रा का सिद्धांत पूंजी या संपत्ति का सिद्धांत की मांग है, ये भी बिल्कुल राइट है। मुद्रा का जो सिद्धांत है वो पूंजी या संपत्ति का सिद्धांत की मांग है। वास्तविक आय मुद्रा की मांग का प्रमुख निर्धारक है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अरे यार, चारों के चारों सही हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक कौन है? मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक कौन है? मनी ब्याज और पैसे के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो डॉन, अरे वो छोटा डॉन नहीं यार, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, डॉन पेनिंकिन नाम ये लोग इस तरह रखते हैं कि मेरे से बोला भी नहीं जाता। बस समझ लो, हमारी भावना को समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। मनी, जी हाँ, मनी इज अ थ्योरी ऑफ फाइनेंस के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। मनी इज द थ्योरी, मनी इज अ थ्योरी ऑफ फाइनेंस के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। गोरले तथा शॉ, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मैं फिर से एक बार दावा कर दे रहा हूँ, ये सारे प्रश्न यदि नहीं आता तो वीडियो छोड़ के चले जाना, 100% गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। मुद्रा का मूल्य, जी हाँ, मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर निर्भर न होकर जनता की आय व उसके बचाने की शक्ति तथा बचत एवं विनियोग के संबंध पर निर्भर करता है। यह कथन प्रस्तुत किसने करा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जे.एम. किन्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 क्वेश्चन है। कीमतों में एक समान, जी हाँ, कीमतों में एक समान वृद्धि तभी संभव है, कीमतों में एक समान वृद्धि तभी संभव है जबकि यह कल्पना की जाए कि विशेष कारण से समान मांग पूर्ति की अपेक्षा बढ़ गई है या बढ़ जाने की आशा है। इस विचार को प्रस्तुत करने वाले महान अर्थशास्त्री कौन रहे हैं? तो विक्सेल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित क्या है? तो उपयुक्त दोनों, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति। गेरगड़ी के अनुसार मुद्रास्फीति है, गेरगड़ी के अनुसार मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति जो है क्रय शक्ति में असाधारण वृद्धि, क्रय शक्ति में असाधारण वृद्धि। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य में क्या अंतर है? तो विपरीत दिशा में बदलते रहें। देखिए, ये क्वेश्चन हम थोड़ा यहाँ पर रुकना चाह रहे हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर क्या है? वस्तु विपरीत दिशा में बदलते हैं। यदि मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो वस्तु का मूल्य गिर जाता है, वही वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। यदि मार्केट में ज़्यादा मुद्रा आ जाए तो मुद्रा का वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है, जहाँ की वस्तु का वैल्यू बढ़ जाता है। वही मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वस्तु का मूल्य जो है घट जाता है, ठीक है। दोनों में बस यही अंतर है। किन्स के अनुसार वास्तविक स्फीति यानी कि ट्रू इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है कब? तो ये होती है पूर्ण रोजगार स्तर के बाद। यदि हमारे भारत में पूर्ण रोजगार स्तर मिल जाए, सभी युवकों को रोजगार मिल जाए, तो फिर क्या होगा? वास्तविक स्फीति उत्पन्न होती है, यानी कि ट्रू इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57, अत्यधिक शाख निर्गमन का परिणाम क्या है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है और उम्मीद करता हूँ इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। मुद्रास्फीति, पहला दोस्तों, हमारे चैनल की खूबसूरती यही है, हम जो प्रश्न लेके आते हैं वही प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी चहेता बनते जा रहे हैं और आने वाले समय में और भी चहेता बनेंगे। इसी तरह का सपोर्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? अवमूल्यन के आंतरिक कीमतें क्या हैं? अवमूल्यन की आंतरिक कीमतें क्या हैं? तो बढ़ती हैं। अवमूल्यन की आंतरिक कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा क्या होती है? जब दबी हुई मुद्रास्फीति होती है तो उसमें उपभोग की मात्रा क्या होती है? तो उसमें उपभोग की मात्रा जो है घटती है। जब मुद्रास्फीति घटती है या दबी हुई रहती है तो उपभोग की मात्रा भी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। ये बात आपको कान खोल के ध्यान में रखना। जैसे कि विमुद्रीकरण, क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है विमुद्रीकरण। आप सभी को ये पता होगा कि 8 नवंबर 2017 या 18 में जो है मतलब नरेंद्र मोदी के द्वारा नोटबंदी की गई थी, ठीक है। और 8 नवंबर 12 बजे रात में हम क्या कर रहे थे, सब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि मेरा बर्थडे जो है 8 नवंबर को है।
तो उसी दिन नरेंद्र मोदी ने मुझे भी बर्थडे सेलिब्रेट किया और उन्होंने क्या करा कि नोटबंदी कर दी। तो नोटबंदी को हम लोग इकोनॉमिकल भाषा में कहेंगे विमुद्रीकरण। और ये क्यों लाई जाती है? इसलिए कि जब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा काला धन आने लगता है, जाली नोटें आने लगती है, तो विमुद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, विमुद्रीकरण नीति समाधान है। जी हाँ, ये समाधान किसका है इसके बारे में बताना है। तो इसमें जो है सरपट दौड़ती स्फीति का है समाधान। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। जय हिंद।